हाँ, तो भाई लाहौर ने विटनेस किया एक बहुत ही मेगा मैच, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। इन दोनों टीमों का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है और ये एक वाहिद ऐसी राइवलरी क्रिकेट में मानी जाएगी जिसमें मुझे दोनों टीम्स कंपेटिटिव लगती हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों टीम्स ने आज अप्रोच कैसी ली थी गेम में। मतलब जब इंग्लैंड की जब उन्होंने पहले बैटिंग की तो उनके 73 रन उन्होंने स्कोर कैसे किए अपने पावर प्ले में, जब उनकी 2 विकेट कि ये कैसी अप्रोच है। मतलब जब आपके 2 आउट हो जाते हैं वो भी पावर प्ले जैसे मतलब बहुत ही अहम मोमेंट पे, तो आपको उस वक्त बॉल्स रोकनी होती हैं। मतलब आपको जो है उस वक्त इनिंग्स बिल्ड रखने की जरूरत होती है और आपको मतलब सिंगल डबल भी नहीं, ब्लॉक करना होता है। फुल टेस्ट मैच मोड में आ जाना चाहिए आपको इस टाइम पे, क्योंकि जो होस्ट नेशन है इस टूर्नामेंट का, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान, वो तो इसी तरह से अपनी अप्रोच को लेके चलते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया ने भी आई गेस अराउंड 2 विकेट्स उन्होंने भी अपने पावर प्ले में लूज किए हैं, तो वहां से उन्होंने भी मतलब मैंने तो नहीं देखा उनको एक सेकंड के लिए भी कि वो लोग इस मैच से मतलब आउट थे। वो लोग रन रेट के साथ उन्होंने चेक भी रखा हुआ था और वो लोग तेज भी खेल रहे थे। तो भाई ये जो है ना, अभी के जो ओडीआई के जो दूसरे बन चुके हैं बैट्समैन, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहुरमती वाली बात है कि जब एक प्लेयर जो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है वो नंबर 2 पर है ओडीआई रैंकिंग्स के, आप उसके स्टाइल ऑफ प्ले का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो। वो अपनी टीम के लिए हमेशा खेल रहा होता है लेकिन रिजल्ट हमेशा दूसरी वाली टीम के लिए जाता है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत अप्रोच थी इन दोनों की। खैर, पूरी तरह से मैच पे वापस आता, हर चीज का लिंक मैं पाकिस्तान के साथ ले जाता हूँ। क्या कर सकते हैं, होस्ट नेशन है और अपने ही होम पे हमें ही खेलना नहीं आ रहा। बाकी टीमें सब देख लो, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब बिल्कुल पिच को यूटिलाइज करना जानते हैं। और देख के तो फील यही आ रही है कि एक हम ही हैं जो कि बाहर से आए हैं, बाकी ये लोग तो यहाँ पे बचपन से खेलते आ रहे हैं। मैच के ऊपर डिटेल में वापस आते हैं। सब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के सबसे पहले फील्डिंग की, जो कि मेरे ख्याल से एक वाइज फैसला था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप तो कुछ थी नहीं। मतलब ना इस बॉलिंग लाइनअप में मिचेल मार्श, ना इस बॉलिंग लाइनअप में मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और इनका जो कैप्टन था अब तो स्टीव स्मिथ है, तो ये इनके मेन बॉलर्स तो थे नहीं। तो मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ने काफी सही फैसला लिया था कि भाई बॉलिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि डिफेंड होना तो शायद थोड़ा सा मुश्किल है। और गद्दाफी स्टेडियम की जिस तरह से मैं कह सकता हूँ रेपुटेशन चल रही है ना कि भाई ये फट्टे विकेट यहाँ भी हैं, फट्टे विकेट नेशनल स्टेडियम में भी हैं, तो उस हिसाब से काफी अच्छा फैसला था और ड्यू फैक्टर भी था। खैर, एक बहुत ही फनी सीन हुआ, ये आप लोग भी देखें जरा। अब ये ऑस्ट्रेलियन एंथम जब स्टार्ट होने वाला था उससे पहले ये जनमन गण कैसे शुरू हुआ, मुझे कोई ये बताए। अब इंडियन स्पोर्ट्स चैनल जो है वो बिल्कुल ऊपर से आएंगे, फ्रॉम द टॉप आएंगे कि भाई पाकिस्तान में हमारा नेशनल एंथम बच गया, भले ही 2 सेकंड के लिए सही लेकिन बच जरूर गया। एवरीथिंग मैटर्स, वी ऑल मैटर, हु यू मैटर। क्या है ये? मतलब आईसीसी की मैनेजमेंट, मतलब क्या, मतलब अब मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं जेशा की साइड से कि भाई प्लीज 2 सेकंड के लिए मेरा एंथम चला दो, प्लीज प्लीज। ऐसा ब्लंडर तो किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से ये जितने भी वर्किंग वगैरह है ना, ये नेशनल एंथम से लेके गानों तक और उसके बाद स्टेडियम लाइट्स तक, ये सब अब आईसीसी के कंट्रोल में है। मुझे जो है ना, अपने अपने लोग अगर स्टेडियम में मौजूद है, और डीजे तो मुझे लग ही रहा था फुल लियारी का, मतलब किरांची वाला जो डीजे होता है ना वो था, जिस तरह के गाने वो बीच बीच में लगा रहा था। मुझे कोई ये बताए कि ये भंड कैसे हो सकता है। आप एक मल्टी नेशनल टूर्नामेंट करवा रहे हो जिसमें हर टीम है, सिर्फ एक ही नहीं है, वो दुबई में बैठे हुए हैं फुद्दुओं की तरह। बाकी आप इस तरह का इतना बड़ा फंड कैसे मार सकते हो। जय शाह की एक और कंस्पिरेसी जो कि कोई भी समझ नहीं पाएगा, बिकॉज वो आदमी ही ऊपर की चीज का है। मैच के ऊपर आते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, जो कि बिल्कुल ठीक फैसला था उनकी साइड से। उनकी बॉलिंग बहुत ही वीक है और उनको अपनी बैटिंग पर ट्रस्ट था, लेकिन इतना ट्रस्ट था कि 350 चेज हो जाती यहाँ पे। मैं तो थोड़ा सा डाउटफुल होता, लेकिन जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी, सबसे पहले तो एलेक्स कैरी के ये 2 कैचेस, मतलब दूसरा वाला तो बहुत सिंपल था, ये पहला वाला क्या हवाई जहाज उड़ता हुआ पकड़ रहा है। मतलब ये बंदा विकेट कीपर भी अच्छा, एक नॉर्मल फील्डर तो ये है ही अच्छा, और बैट्समैन का पूरा एक पैकेज है ये। अब तो मुझे टेंशन ये हो रही है कि जब ये बंदा कभी ना कभी कैप्टन तो बनेगा ही, ये भाई ऑस्ट्रेलियंस यार, ये रोबोट के बच्चे कभी भी जो मजाल है इन लोगों से, हार मान ली। हार इन्होंने मुझे जो जो वाहिद एक ऐसा पॉइंट टच हो गया था ना जहां पे मुझे लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया से नहीं होगा, वो था 2023 का अफगानिस्तान वाला मैच।
जहां जब ये लोग 91 पे 7 थे वहां मैक्सवेल 200 मार गया। ये है टीम ये। पता नहीं ये लोग कहाँ से और कैसे अपने प्लेयर्स को, अपने आप को खड़ा उठते हैं और ये लोग फिर मैचेस निकाल लेते हैं लोगों की नाकों के नीचे से। इंग्लैंड के साथ तो आज मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि बिल्कुल इज्जत लुटने वाला काम हुआ है, बिकॉज जोफ्रा आर्चर की फॉर्म खराब। मार्क वुड, उससे बॉल नहीं करवाई जा रही है भाई। 90 माइल्स पर आवर की फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक मार्क वुड की इनिंग्स में मैंने बहुत ही कम देखी हो कि मतलब 145 150 पे वो मुश्किल से पहुंच रहा है। ये ड्यू फैक्टर ही है, क्योंकि ड्यू फैक्टर के अलावा कोई और मुझे मेन रीजन लगता नहीं है। बाकी स्पिनर्स में आदिल रशीद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग से एक वाहिद ही वो चीज है जो कि उनके लगवा सकती है, क्योंकि जब आपकी फर्स्ट इनिंग्स में लास्ट ओवर मार्नस लबुशेन करवाने आ रहा हो ना, तो आप समझ जाओ कि भाई ये लोग थोड़ा सा खतरे में है। डोरिस जो है और उसके बाद फिर नेथन एलिस, इन लोगों ने काफी अच्छी बॉलिंग की, टाइमली विकेट्स भी निकाली। और इंग्लैंड थोड़ा सा हल्का हो गया आखिर में। मतलब बेन डकेट ने 166 किया था, तो उसका तो हल्का होना मुझे बनता ही था। लेकिन ये लिविंगस्टन, बटलर, हैरी ब्रुक, अगर ये लोग अपने नाम पे ही खड़े हो जाते, लिटरली पाकिस्तान का बिल्कुल लोअर और मिडिल ऑर्डर जैसा इन्होंने खेला है कि आके एक बॉल अगर स्लॉट पे आ गई तो टुल्ला, वरना फिर हम गए पीछे पीछे। इंग्लैंड टीम की बैटिंग ने उनको आखिरी मोमेंट्स में लेट डाउन किया, और उसकी वजह से बॉलिंग पे थोड़ा सा जब स्ट्रेस आना शुरू हुआ तो उनसे प्रेशर को भी नहीं हुआ। मतलब जोफ्रा आर्चर ने एलेक्स कैरी का, मतलब जोफ्रा आर्चर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया, जिसने उनके 20-25 रन के और लगवा दिए। कैरी ने और स्कोर किए। फिर बाकी जॉश इंग्लिश, भाई जॉश इंग्लिश की मुझे हमेशा टेक्निक पे शक होता था, बिकॉज मुझे ये एक अंधा ब्लाइंड स्लॉगर सा लगता था जो कि आंख बंद की यहाँ मारी, यहाँ मारी, यहाँ मारी। आज उसने यही शॉट्स मारे, लेकिन आंखें खोल के। ये फर्क था आज 2023 के वर्ल्ड कप वाले जॉश इंग्लिस में और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वाले जॉश इंग्लिस में। बाकी फिर खुरचन वाला काम था वो ग्लेन मैक्सवेल ने आराम से किया कि भाई अबे तुम लोग कौन हो, मैं बताता हूँ। इस तरह से चौके वौके मार के उसने गेम निकाल दिया। एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिस की पार्टनरशिप तो अच्छी वाली लगी गई थी। What can you say but thank you? पैसा वसूल वाला काम हुआ है आज लाहौरियों का। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लाहौर वालों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मैच देखने के लिए गए। और बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि पूरा स्टेडियम एक न्यूट्रल मैच के लिए फुल हुआ पड़ा है। और यार दिल से भी बड़ी खुशी हो रही थी मुझे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की कितनी पुरानी राइवलरी है। लाइक 140 साल की राइवलरी है ये। इसका एक अदद मैच हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान लाहौर में भी हुआ, जहाँ पे बिल्कुल वाइब ही अलग थी। रन फेस्ट था, सेंचुरीज थी, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल बिल्कुल एक बेहतरीन, एक और ऐसा बेहतरीन दिन पाकिस्तान की फेरी टेल में लिखा गया है, जहाँ पे क्रिकेट जो है पाकिस्तान में वापस आई है और इस तरह वापस आई है कि मुझे नहीं लग रहा कि इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह ये अब कभी जाएगी। पाकिस्तान की टीम का मैच कल है और फियर्स तो आ रहे हैं, टेंशन बहुत है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बस उम्मीद से हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम एक अच्छा गैम्बल खेल ले। जुआ नहीं कह रहा मैं। गैम्बल का मेरा मतलब है कि एक, मतलब एक एक्स फैक्टर की तरह सबके सामने आए। और 2024 के मैच के बाद मैं ढीठ आदमी हूँ, बहुत बड़ा ढीठ हूँ मैं, कि मैं कल दोबारा बैठूंगा टीवी के सामने इसी होप के साथ कि बाबर आजम को अकल आ जाए, रिजवान को अकल आ जाए, और इमाम उल्लाह को अल्लाह माफ करे। या अल्लाह, स्लो पिच है एक तो कल की दुबई में, ऊपर से फिर ये तीनों। ओह, मुझे तो भाई समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बाबर आजम ओपनिंग पे आ रहा है, उस्मान खान आ रहा है। उस्मान खान के ऊपर भी एक ट्वीट आई हुई है कि एक बंदे ने मतलब अपडेट के तौर पे दी थी कि उस्मान खान शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। तो उस पर एक बंदे ने जवाब दिया हुआ था कि भाई अगर इसने परफॉर्मेंस दी तो ठीक है, वरना इसको उधर ही छोड़ के आना, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा वाइज डिसीजन है भी, क्योंकि उस्मान खान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है साफ साफ पाकिस्तान में आके, और यूएई का इतना अच्छा वाला कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आया है वहां पे। देखते हैं यार, पाकिस्तान की टीम का कोई भरोसा नहीं है। मेन प्लेयर्स को ये लोग लेंगे नहीं, इरफान खान, सुफियान टीम, इन प्लेयर्स को लेंगे नहीं जिनको अपने साथ इन्होंने हर वक्त घुमाए रखा। ट्रैवलिंग पे इन लोगों के साथ थे, लेकिन मेन स्क्वाड में नहीं है। और आता कौन है? फहीम अशरफ और सुजदिल शाह। वाओ। एट द एंड ऑफ द डे भाई, मेरी बस एक सिंपल सी होप है कि भाई कल कुछ रेजी हो जाए भाई, कल कुछ। वरना यही है कि भाई अगर मैच जीत गए तो उठा देना, वरना दफना देना। खैर, सारी हेट वगैरह अगर साइड पे रखें तो मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर जो मुझे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में लगता है, वो भाई मुझे शुभमन गिल से बहुत उम्मीदें तो नहीं, लेकिन मुझे उससे बहुत खदशे हैं कि भाई वो दोबारा से हमारे खिलाफ उस आने वाले रन्स। और रोहित शर्मा हमारे बड़ा पाव भाई, वो कभी पीछे रहेगा नहीं।
इसी तरह फॉलो अप होते होते मुझे बहुत अंदर से एक फियर्स आ रहे हैं, मेरा जो दिल है ना वो बहुत भारी हो रहा है आप लोगों को ये बताते हुए कि विराट कोहली सर का शायद कल एक इम्पॉर्टेंट नॉक आ जाए। विराट कोहली सर जो है ना, वैसे भी वो जाने जाते हैं कि अगर उनका फॉर्म बहुत ही खराब और बहुत ही बेकार चल रहा हो तो पाकिस्तान के साथ उनका मैच आ जाता है और फिर वहीं से उनकी कैरियर को चार चांद लग जाते हैं। 2022 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खैर, इसी तरह जो पाकिस्तान की साइड से जो मुझे थोड़ी सी उम्मीदें लग रही हैं, सलमान अली आगा और तैयब ताहिर भाई, वो ही दोनों हैं जो कि मुझे थोड़ी सी होप वगैरह देते हैं कि भाई आगे की कुछ हो सकता है मैच के अंदर। बाकी बॉलिंग से मुझे शाहीन अफरीदी से है कि भाई शाहीन अफरीदी जिस तरह उसने 2021 में कारनामा सर अंजाम दिया था, उसी तरह का अगर कुछ हमें कल देखने को मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। प्लीज प्लीज कुछ करो, मेरे पास और कुछ नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। खैर तो दोस्तों, एक ऐसी राइवलरी का टाइम हुआ जाता है जो कि एक बहुत ही वन साइडेड मानी जाती है और इंडिया हर दफा जो है बाजी ले जाता है। पाकिस्तान या तो मैच में होता है या फिर पूरा मैच बनाते हुए खो देता है। ये एक बहुत ही नायाब सी फेरी टेल है जिसकी हाइप बहुत ज्यादा है और प्लेयर्स की हाइप तो बहुत ही ऊपर है। पाकिस्तान की साइड पे अलग, इंडिया की साइड पे अलग, लेकिन परफॉर्मेंसेस जो हैं वही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और भाई मैं अपने पर्सपेक्टिव से कहूँ तो, अपने क्या सभी पाकिस्तानियों के पर्सपेक्टिव से कहा जाए कि भाई हम बेगैरतों ने अगर 120 बॉलों पे 120 वाला मैच भी सह लिया ना, तो भाई हमने हमने सब कुछ देखा हुआ है। 2024 वाला वो मैच मैं भूल नहीं सकता। मेरे दिमाग और दिल में एक एक उसकी लाइन स्क्रिप्टेड, मतलब सब कुछ मेरे जहन में पड़ा हुआ है कि हम वो किस तरह हारे थे। और मैं तैयार हूँ भाई वही जोकर वाला मेकअप पहन के दोबारा मैच देखने के लिए। और वही भाई, जैसे मैंने पहले कहा था कि इंसान के बच्चे बन के खेलो तो बहुत कुछ हो सकता है। होलसमनेस में इंसान हमेशा बर्बादी की तरफ ही गया है।